हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में। इस कल के क्लास में हम लोगों ने धात्विक गुण पढ़ लिया था, परिरक्षण प्रभाव देखा था और परमाणु त्रिज्या देखा था। आज हम लोग देखेंगे आयनन ऊर्जा। सब जानते हो आयनन ऊर्जा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। आप लोग सब जानते हो कि बाएं से दाएं जाने पे आयनन ऊर्जा बढ़ती है। मतलब एस ब्लॉक वाले का सबसे कम होगा, डी ब्लॉक वाले का उससे ज्यादा होगा और पी ब्लॉक वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो डी ब्लॉक वाले की आयनन ऊर्जा एस और पी के बीच होती है, ये तो पता चल गया। आप लोग ये भी पढ़े हैं कि जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा आयनन ऊर्जा होता है। मतलब आयनन ऊर्जा और जो परमाणु का साइज होता है वो दोनों एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज छोटा आयनन ऊर्जा बड़ा, साइज बड़ा आयनन ऊर्जा कम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, आयनन ऊर्जा वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, पर फिर भी बाएं से दाएं जाएंगे तो डी ब्लॉक में भी आयनन ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी डी ब्लॉक के लिए ना, ये लिख रही हूं मैं। और ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी। ठीक, लेकिन कुछ अपवाद है यहाँ पे। अब देख लेते हैं क्या क्या अपवाद है। तो देखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एक ही लाइन के हैं। देखो आप लोग देख चुके हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ऐसे है ना। कॉपर, फिर उसके नीचे सिल्वर, फिर गोल्ड। वो अपना पीरियोडिक टेबल खोल करके आप लोग चेक करना ना। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। मतलब कि क्रम क्या होना चाहिए? कॉपर का सबसे ज्यादा, फिर सिल्वर का, फिर गोल्ड का, ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आयनन ऊर्जा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब साइज जितना छोटा आयनन ऊर्जा उतना ज्यादा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के साइज में क्या होता है? अंतर बहुत कम होता है। दोनों लगभग समान साइज के होते हैं, लगभग समान। मैंने कल भी बताया था, एक बराबर साइज के होते हैं। तो मतलब कॉपर का सबसे ज्यादा होगा, ये तो ठीक है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का साइज एक जैसा है तो इनकी आयनन ऊर्जा भी एक जैसी होनी चाहिए। तो ये दोनों एक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कॉपर, सिल्वर और इसका क्या होना चाहिए? एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो करके, पहले तो ये लिखा था कि ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ना हो करके ये वाला क्रम होता है। कॉपर का सिल्वर से ज्यादा और सिल्वर से गोल्ड का और ज्यादा। कुल मिलाकर के अगर मैं ऑर्डर को लिखूं तो सबसे ज्यादा गोल्ड का होता है, फिर कॉपर का होता है और सिल्वर का सबसे कम होता है। सेम वैसे ही सबसे ज्यादा मरकरी का होता है, उसके जस्ट बगल वाले लाइन में जिंक है, फिर कैडमियम है, फिर मरकरी है। तो वैसे ही सबसे ज्यादा मरकरी का होता है, फिर जिंक का होता है, फिर कैडमियम का होता है, जैसे इसमें है। ये अपवाद है ना। ठीक है, इस अपवाद को याद करोगे। तो क्या याद रखना है आप लोगों को? अपवाद को आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखना है कि जो सबसे नीचे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं, इसका आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले और फिर सेकंड। ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनन ऊर्जा सेकंड व फर्स्ट से अधिक होती है। सबसे पहले थर्ड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की और फिर सेकंड वाले की। इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो थर्ड वाला है ना, जो कौन कौन था? गोल्ड था या मरकरी था, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एफ ऑर्बिटल। वहां पे एफ ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है, तो एफ में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसमें ना। एफ वाला भी स्टार्ट हो गया रहता है तो एफ में भी इलेक्ट्रॉन जाता है। और एफ वाले का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। कल हम लोग परिरक्षण प्रभाव देख चुके हैं, एफ वाले का सबसे कम होता है। अब यहाँ पे एफ में भी इलेक्ट्रॉन भरा है तो परिरक्षण प्रभाव सबसे कम, मतलब नाभिक का आकर्षण यहाँ तक चला जाएगा और आकार क्या हो जाएगा? और छोटा। और आकार बहुत छोटा मतलब कि आयनन ऊर्जा बहुत बड़ी। क्लियर है? तो यहाँ पे नाभिक का आकर्षण ज्यादा हो जाता है, और नाभिक का आकर्षण ज्यादा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा, या आकार छोटा और आकार छोटा तो आयनन ऊर्जा ज्यादा। तो बस कमजोर परिरक्षण प्रभाव के कारण उनमें नाभिकीय आकर्षण अधिक होता है और आकार छोटा हो जाता है, और जितना छोटा आकार उतना ज्यादा आयनन ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्रम लिखा हुआ है कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज को बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता है, बल्कि फर्स्ट से सेकंड तक में तो बढ़ता है, लेकिन सेकंड और थर्ड वाले का साइज क्या होता है? सेम होता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? लेंथेनाइट। ये लेंथेनाइट संकुचन फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर मैंने क्लियर लिख दिया है फर्स्ट वाले का। आप लोग चाहो तो याद रखना, नीट वगैरह में काम आएगा, ऐसे 12th की क्लास में तो नहीं पूछता है। स्कैंडियम का टाइटेनियम से कम है, टाइटेनियम का वेनेडियम से ज्यादा है, वेनेडियम का क्रोमियम से कम है, क्रोमियम का मैग्नीज से कम है, मैग्नीज का आयरन से कम है, आयरन का कोबाल्ट से ज्यादा है, और कोबाल्ट का निकिल से ज्यादा है, निकिल का कॉपर से कम है,
कॉपर का जिंक से कम है, जिंक का बहुत ज्यादा है ना, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिंक की आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो कुल मिलाकर ये ऑर्डर है, सबसे पहले जिंक, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर कॉपर, फिर निकल, फिर मैग्नीज, फिर टाइटेनियम, फिर क्रोमियम, फिर वेनेडियम, फिर स्कैंडियम। तो इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। इसको मैंने पहले भी बोला था कि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्ती मतलब बदल बदल के। क्यों बदल बदल के? क्योंकि NS के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं और N-1 D के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। ठीक, दोनों के इलेक्ट्रॉन, D और S दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। देखो यहाँ पे अब D और S दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। सपोज अगर S का केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन दान करता, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता। लेकिन S के साथ साथ देखो S ऑर्बिटल का केवल भाग लेता तो क्या होता, +2 लास्ट है ना। लेकिन अब D वाला भी भाग लेगा, मान लो D का 1 भाग लिया और इसका 2, तो हो गया +3, और D का भी दोनों भाग ले लिया और इसका भी दोनों, तो +4 हो सकता है ना। क्लियर है? +2 +3 और +4। तो ये इसलिए क्या बोल रही हूं मैं कि S और D दोनों भाग लेते हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जैसे यहाँ पे देखो स्कैंडियम से लेके क्रोजिंक तक का मैंने सारे का ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया। देखो +2 भी दर्शाता है, कोई कोई +3 +4, कोई कोई तो +7 तक दर्शा रहे हैं। तो सब अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। अब जो मैंने गोला लगा दिया है वो सबसे ज्यादा दर्शाएंगे। जैसे मैग्नीज के लिए सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2, ये इसको सबसे ज्यादा दर्शाएगा, या फिर +7 को दर्शाएगा। लेकिन +5 को सबसे कम, जिसको मैंने नीचे ऐसे अंडरलाइन किया, वो बहुत कम वो लोग दर्शाते हैं ना। टाइटेनियम +2 बहुत कम दर्शाएगा, लेकिन +4 बहुत ज्यादा। वेनेडियम +5 बहुत ज्यादा दर्शाएगा। क्रोमियम +3 में खुश रहेगा, स्टेबल रहेगा, और +6 में। तो सबका मैंने जो गोला किया है उसको आप लोग स्टेबल मानना, और जो गोला नहीं किया है, ऐसे लाइन किया है, वो अनस्टेबल, वो ज्यादा नहीं दिखाते हैं, और जो नॉर्मल लिखा है वो शो करते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखो जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी, जैसे +7 +6 +5, ये सब जो इतना ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही पॉसिबल है, बाकी किसी और के साथ ऐसा नहीं दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमियम देखो ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ठीक, यहाँ पे मैग्नीज KMnO4 है ना, तो यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, क्योंकि फ्लोरीन के साथ है वो। यहाँ पे +4 है, फ्लोरीन के साथ है वो। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन इन सबके साथ ही ज्यादा दर्शाता है। ठीक है, और देखो जितना ज्यादा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगा वो यौगिक उतना ज्यादा सहसंयोजी होगा। हम लोग बोलते हैं ना आयनिक यौगिक बनाएगा कि सहसंयोजी बनाएगा, तो अगर ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है तो सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, +2, यहाँ पे +4, और यहाँ पे 7 2 जा 14 और 2 है तो +7। ठीक, +7 है। यहाँ पे देखो ये +2 है, +4 है, +7, मतलब ये सबसे ज्यादा सहसंयोजी यौगिक होगा, फिर ये उससे कम और ये सबसे कम में भी ये आयनिक हो। और क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। यहाँ पे जैसे यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 और यहाँ 7, तो 7 ऑक्सीजन है, तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, ये उससे कम और ये सबसे कम, तो इनमें अम्लीयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, एक और गुण हम लोग देखेंगे, ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। लिगेंड के साथ डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स या संकुल बनाता है, उसी को उपसंयोजक यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उपसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक है उसके पास बहुत सारे डी ऑर्बिटल में बहुत सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, खाली भी रहते हैं डी ब्लॉक में, है ना। तो ये लिगेंड जो है वो एसिड के समान व्यवहार करता है, लुईस एसिड के समान, और डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो बेस के समान व्यवहार करेगा। तो ये लुईस एसिड लोन पेयर देगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसमें आप लोग पढ़े भी थे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो जिंक वाला नहीं बनाता है और बाकी सब बनाते हैं, ऐसा पढ़े भी थे ना। क्योंकि इसका साइज भी बहुत छोटा होता है, डी ऑर्बिटल भी इसके पास खाली होता है। यहाँ वैकेंट इनर डी ऑर्बिटल मैंने लिखा, मतलब डी ऑर्बिटल रिक्त है ना, तो वो क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और उस चीज से क्रिया कर लेता है। जैसे यहाँ आयरन और साइनाइड, साइनाइड क्या है, लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और आयरन के पास रिक्त डी कक्षक होगा, इसका साइज भी छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। यहाँ प्लेटिनम के साथ, यहाँ निकल के साथ। नेक्स्ट है रंगीन यौगिक का निर्माण। तो डीडी संक्रमण के कारण इसमें रंगीन यौगिक का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो जितने भी यौगिक बनाते हैं सभी कलरफुल होते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी हम लोग एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये भी कलरफुल हैं, सबका कुछ ना कुछ कलर है। ठीक है, कलरफुल
अब ऐसा क्यों होता है कि ये कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं? क्योंकि इसमें डी संक्रमण पाया जाता है। डी संक्रमण मतलब डी से डी में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल था ना, ये मान लेते हैं मैं एक डी ऑर्बिटल बना रही हूँ। डी ऑर्बिटल में ऐसे 5 1 2 3 4 5 सेल्स है ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, सॉरी यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो बिना, क्या होता है कि डी ऑर्बिटल में ये जो 3 सेल हैं, ये 3 ऑर्बिटल हैं, और ये जो 2 ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊर्जा एक्सेप्ट करेंगे ना, तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं 2 भाग में। ये जो 3 था शुरू का 1 2 3, इसको T2G बोलते हैं, T2G बोलते हैं। तो ये 1 2 3 यहाँ, जैसे ये है DXY, मैंने नाम पहले आप लोग को बताया था, DYZ DZX, ठीक है। ये XY YZ और ये ZX, तो ये तीनों नीचे आ जाएंगे, DXY DYZ और DZX। और जो ये दोनों हैं DZ² और DX2Y2, ये दोनों ऑर्बिटल्स कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो देखो अब इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस हो गया ना, ये नीचे है, इसकी ऊर्जा यहाँ है और इसकी ऊर्जा यहाँ है, तो ये ज्यादा हाई एनर्जी में है और ये वाला थोड़े लो एनर्जी पे है। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है लो एनर्जी वाले में, अब ये वाला पूरा सेल खाली है, तो ये यहाँ जाना चाहेगा अगर, तो ये लो एनर्जी वाले से थोड़े हाई एनर्जी वाले में अगर जाएगा तो इसको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, बिना ऊर्जा के तो वहां जा नहीं सकता है। तो ये यहाँ से लाइट से ऊर्जा अवशोषित करेगा, ठीक है। अब ये ऊर्जा अवशोषित करेगा, फिर यहाँ से वापस आ सकता है तो ऊर्जा एमिट करेगा। तो ये इसी को बोलते हैं डी संक्रमण, डी से ही डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या डी से ही डी में इलेक्ट्रॉन का जाना, जिसके कारण लाइट एब्जॉर्ब होता है और लाइट एमिट होता है, मतलब ऊर्जा अवशोषित होती है और ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और उससे फिर हम लोग को कलर दिखाई देता है। अब ये कोई भी लाइट रेस, दृश्य प्रकाश की कोई भी किरण को अवशोषित करेगा और फिर उसके अपोजिट कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो जब अपोजिट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमको वो कलर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, तो अब अपन को ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे मैं और इलेक्ट्रॉन्स भर देती हूँ 2 3, तो अब ये भी ट्रांसफर हो सकता है, इसका इच्छा हो तो ये जा सकता है या ये जा सकता है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा युग्मित कर दे रही हूँ, तो अब ये दोनों नहीं जाएंगे, ये नहीं, अभी भी जा सकता है, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, खाली होना चाहिए ना, लेकिन मोस्टली क्या होगा, ये जाएगा या ये जाएगा, ठीक। अब ये भी युग्मित हो जा रहा है, अब ये जाएगा, ठीक, इसको भी युग्मित कर दे रहे हैं। अब तो कोई नहीं जा सकता ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सेल बनाया हुआ है और इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल कर दूं, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो ऑर्बिटल्स खाली हैं और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अयुग्मित होता तो वो ट्रांसफर होता। तो अगर डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो डी से ही डी के दूसरे वाले में, जो थोड़ी हायर एनर्जी का है, उसमें ट्रांसफर होगा, और उसी को हम लोग डी संक्रमण कहेंगे, जिसके कारण हमको वो पदार्थ क्या दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रंगीन कौन दिखाई देगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है या डी ऑर्बिटल 0 है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो दोनों क्या होंगे, अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और अगर या फिर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा, इसमें कलर नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो ही रंगीन दिखाई देगा, क्योंकि उसमें डी संक्रमण होगा। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, टाइटेनियम 3+ का एग्जाम्पल मैंने लिखा है। टाइटेनियम 3+ में क्या है, 3d2 4s2, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पीछे हम लोग लिख चुके हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d2 4s2, क्योंकि टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 22। अब टाइटेनियम 3+ हम लोग बनाए हैं, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो क्या जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4s0 3d1। कब, जब इसने टाइटेनियम 3+ बना लिया, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। ये है, क्लियर है? एक तो ये डी ऑर्बिटल मैंने लिखा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक। वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये। तो ये देखो इसका डी ऑर्बिटल अब ऐसे स्प्लिट हो जाएगा 2 एनर्जी लेवल्स में, ये 3 नीचे आ जाएंगे, DXY DYZ और DZX, और DZ2 और DX2Y2 ऊपर चला जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो ये यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, लाइट अवशोषित करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, और फिर ये क्या दिखाई देगा, हमको रंगीन दिखाई देगा। तो टाइटेनियम 3+ से अगर कोई यौगिक बना रहा है, जैसे कि टाइटेनियम H2O, तो देखो इसका कलर क्या है, पर्पल,
वैसे ही कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है क्योंकि कॉपर में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। Fe2O3 रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें भी आयरन का 3+ में भी क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको क्या चेक करना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन यौगिक बनाएगा, क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो डी संक्रमण होगा। तो अगर आपसे पूछता है कि डी ब्लॉक रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो आपको बताना है डी ब्लॉक रंगीन यौगिक किस लिए बनाते हैं, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डी संक्रमण द्वारा कलर शो करते हैं। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे देखो स्कैंडियम 3+ दिया है मैंने, तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक क्या था 21, 3D2 4s2 3D1, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखे स्कैंडियम 3+, मतलब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो बचा क्या 3D0 4s0। तो अब तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डी में जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या बोला है मैंने, रंगहीन। तो ये कैसा होगा, ये जब भी यौगिक बनाएगा तो यौगिक कैसा दिखाई देगा, रंगहीन। ठीक है। टाइटेनियम 4+, यहाँ पे मैंने 3+ लिखा था, 1 इलेक्ट्रॉन था, 4+ हो गया तो ये भी दान हो जाएगा। तो अब टाइटेनियम 4+ में 3D क्या है 0, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रंगहीन। कॉपर प्लस, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3D10 4s1, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस लगा है तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दान हो गया। और 3D में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पूरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पूरे युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड कैसा होगा, रंगहीन। तो ये भी क्या हो जाएगा, रंगहीन। मरकरी 2+, 3D10 होता है इसमें, मतलब पूरा पूरा युग्मित, पूरे युग्मित, तो ये भी कैसा होगा, रंगहीन। कैडमियम 2+, पूरे युग्मित 10, 3D10 पूरे युग्मित, तो ये सभी कैसे हैं, रंगहीन। तो आपको बस यही चेक करना है कि डी में युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। जैसे यहाँ कॉपर 2+ मैंने लिखा है, कॉपर प्लस में कितना था पूरा 10, कॉपर 2+ आ जाएगा तो एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब क्या हो गया, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो पदार्थ कैसा होगा, रंगीन होगा। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो बस चेक करना है कि डी में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित और युग्मित है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण देखो, चुंबकीय गुण के लिए भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। मतलब कुल मिला के अगर आप लोग डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, तो अगर डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन यौगिक बनाएगा, किसी से भी क्रिया करेगा तो जो भी यौगिक बनेगा रंगीन बनेगा, और साथ ही साथ उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित, या फिर क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। ठीक है। जैसे वेनेडियम 2+, वेनेडियम 2+, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है वेनेडियम का, 23। ठीक, क्या हो जाता है इसका ऑर्बिटल 3D3 4s2, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब वेनेडियम में 2+ लगा है तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0, और 3D में अभी भी रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 3D में 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग बना देते हैं, 1 2 3, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। एक और एग्जांपल हम लोग जो पीछे जितने भी एग्जांपल लिए हैं सब में देखो, इसमें बताओ, इसमें तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। इसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी प्रतिचुंबकीय। इसमें डी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे युग्मित हैं, पूरे पेयर हैं, तो ये भी प्रतिचुंबकीय, ये भी प्रतिचुंबकीय। सब में डी में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है तो प्रतिचुंबकीय। लेकिन टाइटेनियम में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, ये वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। कॉपर 2+ में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ ये बनाया था मैंने ऐसे, तो ये भी अनुचुंबकीय। Fe3+ में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, तो ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय। तो आपको यही चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन युग्मित है कि अयुग्मित है, या फिर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं डी में। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय होगा और रंगीन होगा। और अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर डी ऑर्बिटल में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। अब देखो ये भी देखना है कि कितना चुंबकीय है, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है n+2। n की जगह पे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखना है। तो जैसे यहाँ पे V2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3, तो हम लोग क्या रख देंगे फॉर्मूला, n की जगह पे 3+2, कितना आएगा, √3, 3+2 5, 5 3 15, 15 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा,
3.78 ऐसे कुछ आएगा, 3.88 कुछ आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर 3.78 बोर मैग्नेटॉन, आंसर। ठीक है, आप लोग किसी और का भी निकाल सकते हो, जैसे मैं अभी निकालती हूँ क्रोमियम 3+। अब क्रोमियम 3+, क्रोमियम का पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा क्रोमियम का कितना होता है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्रोमियम का होता है परमाणु क्रमांक 24, और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 3d4 4s2। लेकिन हम लोग क्या लिए हैं, क्रोमियम में 3+ लगा है, मतलब इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन दान, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दान कर दिया, तो बचा क्या, 3d3 4s0। तो 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3। अब ये बताओ कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये युग्मित है कि अयुग्मित है, रंगीन है कि रंगहीन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका मतलब ये रंगीन होगा, रंगीन यौगिक बनाएगा, कलरफुल यौगिक बनाएगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है मतलब कि ये अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अब इसके चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 रखेंगे, आंसर सेम आएगा। सेम आंसर आ रहा है, इसलिए मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ पे Fe3+ का एग्जांपल है, ठीक है, आयरन का एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा आयरन, Fe3+, आयरन लिखा है ना। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d, ऐसे तो आयरन का होता है 3d6 4s2, लेकिन 3+ है तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दान, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दान, तो बचेगा 3d5, 3d5, 1 2 3 4 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो अब म्यू का फॉर्मूला निकालो, म्यू बराबर √n की जगह पे 5, 5 धन 2, कितना आएगा, √5 × 7, 5 7 जा 35, आंसर आएगा 5.891 कुछ आएगा ऐसे। क्लियर है। तो आपको बस यही चेक करना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और है अगर तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस फॉर्मूला में रखो और आंसर निकाल दो। ठीक, नेक्स्ट गुण है डी ब्लॉक के तत्वों का एलओए फॉर्मेशन का। एलओए फॉर्मेशन मतलब मिश्र धातु का निर्माण। सब जानते हो, सब सुने हो कि धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं को या फिर धातु के साथ अधातु को मिलाकर के मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप लोग को पहले ही शुरू में ही जब मैंने पढ़ाया था तो बता दिया था कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ना चाहिए, पर इनमें लेंथेनाइट संकुचन के कारण साइज नहीं बढ़ता है और लगभग सेम साइज हो जाता है। पढ़े हो ना साइज के बारे में, पुराना वीडियो फिर से जाके देखना, साइज क्या मैंने बताया था पता चलेगा। तो देखो इनका सेम साइज है, तो ये आपस में मिक्स कर सकते हैं हम लोग इन लोग को आसानी से ना, फिट हो जाएगा वो। अब एक एकदम बड़ा रहता ऐसे और दूसरा एकदम छोटा रहता तो फिट होना मुश्किल होता, लेकिन सब बड़ा है तो आपस में आराम से फिट हो जाता है, मतलब सब बराबर साइज के हैं तो फिट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कलर अलग अलग किया है, ये कोई दूसरा धातु, ये कोई दूसरा धातु, ये रेड वाला कोई और धातु, सब आपस में मिक्स हो गए क्योंकि सबकी साइज ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। तो सबका साइज ऑलमोस्ट सेम होने के कारण धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। कौन कौन से मिश्र धातु आप लोग सुने हैं, बुक से देख लेना, बुक में क्या क्या आप लोगों ने लिखा है और क्या क्या लिखा हुआ है उसको भी फॉलो करना, उसको भी नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे स्टेनलेस स्टील किससे बनेगा, कौन कौन से धातु को मिलाने से। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, जो बर्तन हम लोग स्टील का घर में यूज करते हैं, वो आयरन से बनता है, क्रोमियम से बनता है, निकिल से बनता है और कार्बन से बनता है। आयरन 73% मिलाते हैं, क्रोमियम 18% मिलाते हैं, निकिल 8% और कार्बन 1% मिलाते हैं। कार्बन अधातु है ना। और एक स्टील होता है निकिल स्टील, अच्छा चमकता है, ज्यादा चमकता है, उसमें आयरन 96% रहता है और निकिल 2% रहता है। फिर है क्रोम स्टील, इसमें आयरन 96.98% रहता है और क्रोमियम 2 से 4% रहता है। एक है इनवार धातु, आयरन 64% और निकिल 36%। एल्निको आयरन 60%, एल्युमिनियम 12%, निकिल 20%, कोबाल्ट 8%। और भी आप लोग सुने हो ड्यूरेलियम, पीतल, कांसा, वो सब भी मिश्र धातु है ना, पर वो सब हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वो लिखा जो आप लोग अभी नहीं सुने थे कभी। क्लियर है। तो ये मिश्र धातु निर्माण करने का भी एक काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण या अरस समीकरण मिति यौगिक का निर्माण। डी ब्लॉक तत्वों का एक और गुण है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करना या अरस समीकरण मिति यौगिकों का निर्माण करना। अरस समीकरण मिति यौगिक मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे लिखे हैं हमने टाइटेनियम डाई हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिया है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं होता है, 1.7 होता है। तो मतलब ये पूर्णांक में नहीं रहता है, कोई ना कोई 1.1 एटम वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक एक एटम की पूर्णांक में नहीं रहती है, तो इसलिए उसको अरस समीकरण मिति यौगिक बोलते हैं। मतलब रेशियो पूरा सही नहीं है ना, जैसे 1:2 होना चाहिए था, इसका 1 इसका 2, लेकिन यहाँ पे 1 और इसका 1.7 है, तो कट नहीं रहा है ना एक दूसरे से, बराबर रेशियो में नहीं है,
ठीक है, एक पूर्णांक में नहीं है। तो जैसे यहाँ पे वेनेडियम हाइड्राइड है, तो वेनेडियम तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 0.56। लेकिन हम लोग 0.56 लिखेंगे नहीं, हम लोग लिख देंगे ऐसे ही, पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है, 0.56 है। ठीक है, वैसे ही और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं लिखे हैं कितने पॉइंट में है, लेकिन इसमें सब किसी में भी कोई भी पूरा एक एक नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है पर ये 1 नहीं है, ये 1 लिखा हुआ है पर ये 1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है पर 1 नहीं है, कार्बन 1 लिखा है मैंने पर 1 नहीं है। ठीक है, तो ये सब अंतराकाशी यौगिक। अब अंतराकाशी यौगिक का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, अंतराकाशी यौगिक मतलब कि धातु के अंतराकाशी अवकाश में। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े थे कि जब धातुएं क्रिस्टलीय संरचना बनाती हैं तो उनके बीच बीच में अंतराकाशी अवकाश आ जाता है। ठीक, ये अंतराकाशी अवकाश में क्या होगा, अगर कोई और अधातु जो एकदम छोटा है, जो इस साइज में फिट हो सके, वो आ जाए। जैसे यहाँ मैंने बनाया, ये धातु है मान लो, और इसके बीच बीच में जो गैप है, जगह है, इसको अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। और इस अंतराकाशी अवकाश में मैंने रेड से कुछ छोटे धातु, जैसे कार्बन छोटा है एकदम, हाइड्रोजन बहुत छोटे साइज का होता है, नाइट्रोजन छोटे साइज का होता है, तो वो आ गया है। तो वो मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उसको अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अब ऐसे यौगिक क्या होते हैं, एक तो ऐसे यौगिक अंतराकाशी यौगिक हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आयरन कार्बाइड का, सीमेंटाइट बोलते हैं इसको, बहुत मजबूत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ऐसे यौगिक बनाने से क्या होता है, इस तरह के यौगिक कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, इनका गलनांक और कुचनांक, जैसे यहाँ पे मान लो मैं आयरन से बनाई हूँ, ठीक है, ये तो आयरन से बना है, आयरन के साथ कार्बन मिल गया है मान लो, तो क्या बन गया, सीमेंटाइट। तो आयरन जो होगा ना, आयरन से भी ज्यादा कठोर कौन होगा, सीमेंटाइट। तो इसलिए हम लोग उसको बनाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला रहता है, ज्यादा शुद्ध धातु से भी ज्यादा कठोर होगा, उसका उच्च गलनांक क्वथनांक होगा, लेकिन धातु के समान ही व्यवहार करेगा, विद्युत का सुचालक ही होगा, और रासायनिक रूप से क्रिया भी नहीं करेगा किसी, मतलब उस पर जंग लग गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं। नेक्स्ट इसका गुण है डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जितने भी डी ब्लॉक के यौगिक है ना, आप लोग देखोगे कि इनका उपयोग उत्प्रेरक के जैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके जब अपन बनाते हैं अमोनिया गैस, हैबर विधि, तो आप लोग पढ़े होंगे कि आयरन का उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्साहक का यूज करते हैं। तो यहाँ आयरन उत्प्रेरक का काम कर रहा है, आयरन कहाँ का है, डी ब्लॉक का, मॉलिब्डेनम भी है यहाँ पे, ये भी कहाँ का है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक के तत्व अक्सर उत्प्रेरक का काम करते हैं। इससे पहले भी आप लोग पढ़े हुए हो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम लोग यूज करते हैं, पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक के तत्वों में आप लोग। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी किससे बना है, वेनेडियम से, और वेनेडियम क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व अक्सर किस चीज के काम आते हैं, अक्सर डी ब्लॉक के तत्वों को उत्प्रेरक के जैसा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। इस टॉपिक को हम लोग अलग से देख रहे हैं। अब इसका उत्प्रेरकीय गुण क्यों है, तो 2-3 रीजन बताया गया है। एक तो ये बोला गया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को पहले भी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा। ठीक है, तो ऊर्जा मिल रही है, जब ये ऊर्जा अवशोषित करेगा तो इसको जिस भी चीज की क्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में रखा गया है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया के लिए रखा गया आयरन को, आयरन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, डी संक्रमण होगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, तो वो ऊर्जा अवशोषित करेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वो ऊर्जा मिलेगी और ये दोनों ऊर्जा पाकर के आपस में क्रिया जल्दी करेंगे। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण उच्च क्षेत्र की ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित करते हैं, जो अणु को क्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जिसके कारण ये जिसके साथ रहते हैं उन लोग भी आपस में क्रिया कर लेते हैं। ठीक, पहला तो ये रीजन दिया गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, बहुत सारे प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, 2, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे प्रकार की दर्शाते हैं ना। एक ही कंपाउंड, जैसे टाइटेनियम ही 2 भी दर्शाएगा, 3 भी दर्शाएगा, 4 भी दर्शाएगा, वेनेडियम ही 2, 3, 4, 5 सब दर्शाएगा। तो इसके कारण भी देखो कैसे ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की विधि में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, पढ़ चुके हो। यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में वेनेडियम का ऑक्सीकरण संख्या +5 है। ठीक है, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है, लेकिन अब ये अपना एक ऑक्सीजन सल्फर को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कराना है, मतलब उसमें ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए था, और ये किसमें बदल जाएगा, वेनेडियम टेट्राऑक्साइड में। टेट्राऑक्साइड में बदल गया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +4। मतलब पहले इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिया था ऑक्सीजन को, अब कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अगर वेनेडियम का गुण नहीं होता +5 से +4 में जाने का, तो क्या ये संभव होता, ये रिएक्शन,
ना तो सल्फर को ऑक्सीजन मिलता, ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता, और ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 में कन्वर्ट होता। तो ये पूरी प्रक्रिया इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड था जो उत्प्रेरक का काम कर रहा था। और ये उत्प्रेरक का काम कैसे किया, क्योंकि इसका गुण है कि ये +5 से +4 में बदल सकता है, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के कारण काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे ही मान लेते हैं आयरन के ऊपर हम लोग नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, गैसें दूर दूर फैलती हैं, भागती हैं, लेकिन हम लोग क्या किए, आयरन का रॉड ले लिए। तो आयरन का रॉड ऐसे चौड़ा सा है, बहुत जगह है, बहुत क्षेत्रफल है, तो नाइट्रोजन के अणु यहाँ चिपक गए, हाइड्रोजन के अणु चिपक गए, नाइट्रोजन के अणु चिपक गए। अभी जो गैसें दूर दूर थी अब वो क्या आ गई, यहाँ चिपक गई, तो पास पास आ गई। दूर दूर के बीच में तो क्रिया होगा नहीं, लेकिन पास पास आ गई तो दोनों के बीच में क्रिया होगा और अमोनिया बन जाएगा। तो दूसरा रीजन, एक और रीजन क्या हो सकता है कि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, उच्च पृष्ठ क्षेत्रफल प्रोवाइड कराते हैं, उच्च पृष्ठ क्षेत्रफल देते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आप लोग विद्युत रसायन वाले में पढ़े हो और देखे हो कि जितने भी धातु हैं सभी का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, नेगेटिव होता है। सबसे ऊपर में आप लोग पढ़े थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, -3 इसका कुछ होता है, -3 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो जितने भी धातु हैं सबका मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव होता है। सभी के सभी धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हैं, तो इनमें भी ये गुण होता है जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं कि अम्ल से क्रिया करेंगे जैसे H2SO4 से, और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे एग्जांपल जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 है। ठीक, तो इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ किसी का पॉजिटिव भी है, हाइड्रोजन से कम भी है, हाइड्रोजन से ज्यादा भी है, पर जनरली हाइड्रोजन से कम होता है। नेक्स्ट है अपचायक क्षमता। ये अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने वाला। धातुएं क्या करती हैं, धातु की परिभाषा यही है जो इलेक्ट्रॉन दान करता है। डी ब्लॉक में सारे के सारे धातु हैं, सभी का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन दान करने का और इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव आयन में बदल जाने का। तो ये सभी के सभी अच्छे अपचायक होते हैं, लेकिन ज्यादा क्रियाशील नहीं है, इसलिए हम लोग इनका अपचायक के रूप में उतना ज्यादा प्रयोग करते नहीं है। ठीक है, तो इतना था डी ब्लॉक के तत्व और उनके सामान्य रासायनिक गुण। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब अगली बार पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में।